प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस के इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से अभी आप लोगों का यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए रिवीजन करा रहा हूं। इस सीरीज में आपको पता है कि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो एग्जैक्टली यूपीएससी के स्तर के हैं, उसी के सेम पैटर्न पे हैं और सभी सब्जेक्टों को कवर किया गया है। बेसिकली हमारा प्रयास है, चूंकि मैंने बार बार यूपीएससी के प्रीलिम्स को पास किया है तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स की कमियां कहां रह जाती हैं और उनको कहां स्पेशल मेहनत करने की जरूरत होती है, कहां थोड़ा सा मेहनत करके स्टूडेंट्स अपने मार्क्स को बढ़ा सकता है। तो हम अभी इस रिवीजन सीरीज में भी हमारा प्रयास यही है कि हम आपको उन्हीं टॉपिक से, उन्हीं मुद्दों से परिचित कराएं जहां पर कि आप अपने पढ़ते समय जिन चीजों को आप मिस करते थे, थोड़ा सा ध्यान नहीं देकर के उसको मिस कर देते हैं और वो चीजें फिर बाद में एग्जाम हॉल में एक गलती के रूप में। तो इसी गलती से बचाने के लिए हमारा ये प्रयास चल रहा है और आप लोगों का कमेंट अच्छा लगता है पढ़ के। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अभी चूंकि हमारा प्रयास है कि पॉलिटी और इकोनॉमी, ये चूंकि यहीं से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। अगर सभी सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे अधिक क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं, क्योंकि पिछले वर्षों के ट्रेंड रहे हैं, और उसके बाद इकोनॉमी से पूछे। तो इन दो सब्जेक्ट्स में अभी हम लोग देख रहे हैं, उनका रिवीजन कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको किन किन सेक्शंस में और कहां कहां माइक्रो स्तर पर रिफॉर्म करने की, कहां और रिवाइज करने की जरूरत। तो उसी में पॉलिटी का यह प्रश्न है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य की आवश्यक विशेषता के रूप में माना जाता है। अब कल्याणकारी राज्य की आवश्यक विशेषता के रूप में किसे माना जाता है, ये चार कंसेप्ट हैं और इनमें से आपको बताने हैं कि इनमें से चारों में से कौन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जुड़े। पहला है अवसर की समानता, दूसरा है लोगों की आर्थिक गतिविधियों में न्यूनतम हस्तक्षेप, तीसरा है समाज के वंचित वर्गों के लिए सार्वजनिक जिम्मेदारी, और चौथा है धन का समान वितरण। अब नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताएं। अब देखिए, यूपीएससी अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो बेसिकली ऐसा प्रश्न तो आपने पॉलिटी में पढ़ा नहीं होगा कि कल्याणकारी राज्य की आवश्यक विशेषताओं के रूप में माना जाता है। भाई, कल्याणकारी राज्य की आवश्यक विशेषताएं बहुत हो सकती हैं। कल्याणकारी राज्य अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय रख सकता है। हो सकता है कि जन कल्याण के मुद्दों पर या उद्योगों के मुद्दे पर उसकी कोई अलग राय हो, कृषि के मुद्दे पर उसकी कोई अलग राय हो। तो अलग अलग मुद्दों पर कल्याणकारी राज्य की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन अब आपको कैसे पता कि अवसर के मुद्दे पर, अवसर के समानता के मुद्दे पर कल्याणकारी राज्य क्या सोचेगा? तो अगर आपको ऑलरेडी कंसेप्ट पता है इसके कि कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट बेसिकली है क्या, जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जब राज्य का गठन हो रहा था तो आधुनिक राज्य में दो प्रकार की आर्थिक अवधारणाएं, जिनके आधार पर कि वर्तमान सिस्टम डेवलप हुए, वो एक पूंजीवादी सिस्टम था और दूसरा था समाजवादी। ठीक है, तो पूंजीवादी जो सिस्टम था, पूंजीवादी सिस्टम से डेवलप्ड जो स्टेट था, जो राज्य था, वो यह मानता था कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों में क्या करना चाहिए? आर्थिक गतिविधियों में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए, न्यूनतम हस्तक्षेप। तो अब आर्थिक गतिविधियों में कल्याणकारी राज्य पूंजीवादी राज्य क्या करेगा? न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा। और समाजवादी राज्य क्या कहेगा कि नहीं, अधिकतम हस्तक्षेप।
अधिकतम हस्तक्षेप क्यों भाई? तो ये दोनों क्यों ऐसा अधिकतम और न्यूनतम हस्तक्षेप कर रहे हैं? तो इसके पीछे का कारण है कि पूंजीवाद जो विचार है ये मानता है कि हर व्यक्ति में स्वयं के विकास करने के लिए सर्वोत्तम अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए और उस परिस्थितियों को लाभ लेने के लिए उसके पास पर्याप्त अवसर होने चाहिए, उसको कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, वह स्वतंत्र होना चाहिए। राज्य का कार्य होना चाहिए कि उसके गुणों को डेवलप करे, उसके लिए अगर कोई बाधा हो तो उन बाधाओं को सिर्फ दूर करे और उस व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने विकास को करने का मौका दे। जबकि समाजवादी राज्य मानता है कि परिस्थितियां सबके लिए अनुकूल नहीं होती। राजा का बेटा जो है उसके लिए परिस्थितियां और हैं और एक गरीब का बेटा है उसके लिए परिस्थितियां कुछ और है। ऐसे में गरीब का बेटा कभी भी राजा का बेटा के स्तर पर डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में राज्य का कर्तव्य होगा कि जो गरीब का बेटा है उसको उठा करके, उसको पुश दे करके, उसको आगे बढ़ा करके उस राजा के बेटा के स्तर पर ले। मतलब कि राजा के बेटा के पास जो अधिशेष है उस अधिशेष को छीन ले और जो गरीब जिसको कि उस चीज की कमी है उसको वो सारी चीजें। बेसिकली यही दो सम्मिलित विचार थे। लेकिन जब भारत ने अपने सिस्टम को डेवलप किया आजादी के बाद और एक नई आर्थिक अवधारणा को लेकर के भारत को आगे बढ़ना था, तो भारत ने एक मॉडल जो चुना वो मिश्रित मॉडल चुना। और मिश्रित मॉडल चुनने के पीछे का भारत का उद्देश्य था कि हमारे यहां जो राज्य हो वह कैसा राज्य हो, वह कल्याणकारी राज्य हो। कल्याणकारी राज्य बेसिकली यह एक समाजवादी अवधारणा है। भारत ने भी राज्य की समाजवादी अवधारणा को लिया, हालांकि मिश्रित तत्वों को अपनाया जिसमें कि कुछ पूंजीवादी तत्व भी थे, लेकिन हमने राज्य की संकल्पना कल्याणकारी रखी। कल्याणकारी क्यों रखी? क्योंकि राज्य लोगों को अधिक से अधिक कल्याण, लोगों का अधिक से अधिक कल्याण करे। तो जब राज्य कल्याण करेगा तो इसका मतलब कि राज्य को बहुत सारा काम करना पड़ेगा, मतलब राज्य को एक्टिव होना पड़ेगा। यहां पूंजीवादी स्तर पर राज्य क्या है, लोगों के दैनिक जीवन में हस्तक्षेप से मुक्त है, लेकिन समाजवादी और कल्याणकारी राज्य क्या है, लोगों के दैनिक जीवन में एक्टिव हस्तक्षेप कर। अब यहां पर से के बाद आप प्रश्न को आसानी से समझ। अवसर की समानता कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य क्या करेगा, तो भाई कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता उपलब्ध कराएगा ना, कराएगा। नहीं तो जब अवसर की समानता उपलब्ध नहीं कराएगा तो अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। जबकि जो कल्याणकारी राज्य है वो समाजवादी अवधारणा है, और समाजवादी अवधारणा क्या करता है, सबको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करता है, सबको एक मंच। दूसरा, लोगों की आर्थिक गतिविधियों में न्यूनतम हस्तक्षेप। तो ये कंसेप्ट किसका है, ये पूंजीवादी राज्य का कंसेप्ट है। जबकि समाजवादी और कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट क्या है, अधिकतम हस्तक्षेप, अधिकतम हस्तक्षेप। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है कि समाज के वंचित वर्गों के लिए सार्वजनिक जिम्मेदारी। सार्वजनिक जिम्मेदारी का मतलब राज्य की जिम्मेदारी। अरे भाई, राज्य की जिम्मेदारी जैसे ही आ गई तो वो क्या हो जाएगा, वो कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। राज्य स्वयं अगर वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी कर लेता है तो वो क्या कैसा राज्य हो जाएगा, वो कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। तो तीसरा भी सही है। चौथा कि धन का समान वितरण। पूंजीवादी राज्य कहता है कि धन का समान वितरण नहीं होना चाहिए, धन अपनी योग्यता के अनुसार लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो अपनी योग्यता के अनुसार धन को कमाए, आगे बढ़े। जबकि समाजवादी राज्य क्या कहता है या कल्याणकारी राज्य क्या कहता है कि धन का समान वितरण होना चाहिए ताकि सभी लोग एक समान रूप से धन का उपभोग कर। धन का समान वितरण भी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में जुड़ गया। अब यहां पर सिर्फ 4 ही नहीं 10 पॉइंट्स आप उस स्थिति में होने चाहिए कि आप पहचान लें यह कल्याणकारी राज्य कर सकता है या कि पूंजीवादी राज्य। ठीक है, बेसिकली कल्याणकारी राज्य को आप किससे जोड़ के देखेंगे, समाजवादी अवधारणा से जोड़। हालांकि यह पूर्ण रूप से अब समाजवादी ही नहीं रह गया है, बल्कि अब जो पश्चिम के देश हैं, बेसिकली जो हार्डकोर रूप से पूंजीवाद के कैपिटल रहे हैं जैसे यूएसए, वहां पर भी सरकार अब स्वयं से ही लोगों को मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराती है। तो वहां पर भी राज्यों का नेचर बदल रहा है, वे भी कल्याणकारी राज्य की तरफ झुक रही है। लेकिन कंसेप्ट से जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कल्याणकारी राज्य बेसिकली समाजवादी राज्य की अवधारणा से जुड़ा हुआ है और
कुछ भी पूछ ले, आपको ये कंसेप्ट पता है तो आंसर आपको आसानी से आ जाएगा। तो इसमें दो नंबर ऑप्शन क्या है, गलत है, और 1 3 4 आंसर है, तो इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा सी। चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये वही सब चीजें हैं। अगला, अच्छा आप लोगों का कंप्लेंट रहता है तो मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कभी कभी यूपीएससी कैसे गजब का खेल करता है, कैसे गजब मजा लेता है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट उस ट्रैप पे फंस जाते हैं। ऐसा ही जाल बिछाता है, एक सिंपल सा जाल बिछाता है। देखिए कैसे जाल है ये। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने, अब यहां दे दिया है हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024 तक वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति की रूपरेखा तैयार की है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित कौन से उपाय किए गए हैं? अब यहां पर प्रश्न शुरुआत किया है कि हाल ही में, मतलब कि हाल में वित्तीय समावेशन के लिए आरबीआई ने कौन से प्रयास किए हैं। अगर आपने इसको ऐसे समझ लिया तो आप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये हाल ही में शब्द शुरू में लगा करके यूपीएससी बेसिकली ट्रैप करता है, क्योंकि प्रश्न तो यहां से है ही नहीं, प्रश्न तो सिर्फ यहां से है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई द्वारा में से कौन से उपाय किए गए हैं। अब हाल में किए गए हैं कि आजादी के तुरंत बाद किए गए हैं, ये तो क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं। बस उसके पहले एक छोटा सा लाइन लगा दिया कि हाल में आरबीआई ने ये किया है। अब अगर किसी ने ये सोच लिया कि भाई इनमें से कोई, अगर उन्हें पता हो कि इनमें से कोई काम 1960 में किया गया था तो वो तो हाल ही में नहीं होगा, तो अगर उसने गलत मारा तो फिर आप गलत होंगे। तो इस ट्रैप से भी बचना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि आप किस हद तक इसको लेकर के तैयार है। नीचे दिए गुण का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कौन कौन से उपाय है? पहला है कि व्यापार संवाददाता प्रणाली, बीसी प्रणाली। दूसरा है अग्रणी बैंक योजना। तीसरा है मूल बचत बैंक जमा खाता। और चौथा है शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई। ये चारों एक्शन है, चारों के चारों एक्शन बैंकिंग प्रणाली के रिफॉर्म से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कभी कभी जल्दीबाजी में हम गलतियां कर जाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि बैंकिंग प्रणाली से नहीं बल्कि वित्तीय समावेशन से कौन से जुड़े हुए हैं। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने कौन कौन से उपाय किए हैं। तो इनमें से चारों बैंकिंग रिफॉर्म से जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन इन चारों में से सिर्फ वित्तीय समावेशन से कौन कौन से जुड़े हुए हैं, ये ध्यान देना है। अब अगर आप लोगों को आता होगा तो आप आसानी से इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। अब देखते हैं आपको कितना आता है, आप लोग जज करिएगा। बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंस प्रणाली, बेसिकली जो बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंस प्रणाली शुरू की गई थी 2006 में, इस मॉडल को आरबीआई ने शुरू किया। बेसिकली इस मॉडल में कंसेप्ट ये था कि चूंकि बैंक हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता, और कारण क्या है, क्या कारण है कि अगर बैंक एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करना होता है, जहां भी इतना एक ब्रांच खोलना हो, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, प्लस बहुत सारे अन्य खर्चे होती हैं। इंटरनेट तक पहुंच होनी चाहिए, या फिर जमीन चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, बिजली चाहिए, मतलब बहुत तरह के झमेले होते हैं। तो ऐसे में बैंक हर जगह अपना ब्रांच नहीं खोल सकता। अभी वर्तमान की बात नहीं हो रही है, 2006 की बात। तो उस समय बैंक को कैसे हर जगह पहुंचाया जाए, तो आरबीआई इसका समाधान प्रस्तुत करता है और वह मॉडल लेकर के आता है। मॉडल का नाम था बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट मॉडल। आप लोगों ने भी ये मॉडल बड़ा देखा होगा। अगर आप लोग नोटिस किए होंगे तो अगर आप गांव के आसपास गए होंगे तो कहीं पर लिखा रहता है, गांव के बाहर कोई छोटे छोटे दीवारों पर, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे बैंकों के नाम लिखे होते हैं। और ये आपको देखकर पता लग जाता है कि कोई बड़ा बैंक यहाँ पर नहीं है, बल्कि एक छोटा सा ऑफिस टाइप का है। तो वहां पर सुविधा क्या दी जाती है, बेसिकली कोई भी बैंक एक बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंट को अपॉइंट करता है और कहता है कि उस क्षेत्र में जहां पर उसको अपना ब्रांच खोलना है, वहां के किसी व्यक्ति को कहता है कि तुम एक काम करो, हमारे बैंक के कुछ काम को अपने यहां ट्रांसफर करा दो। मतलब कि तुम अपने गांव में एक घर ले लो, अब तुम्हारा घर है ही, उस घर में तुम हमारा उस इलाके में जितने लोग हैं उन सभी का खाता खोलने का काम तुम करो, उन लोगों का पैसा जमा करने का काम तुम करो। मतलब दो काम जो कि बहुत आसान काम है, जो कोई भी कर सकता है, वो दो काम तुम कर दो
और बाकी सारे काम तो हम कर ही रहे हैं अपने मेन ब्रांच से। लेकिन हमारे छोटे छोटे काम तो इस तरीके से होगा क्या कि हर गांव तक बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंट की पहुंच हो जाएगी। तो इससे होगा क्या कि लोगों के खाते बिना मेन ब्रांच गए ही खुल जाएंगे उस बैंक, और वो बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंस क्या करेगा कि लोगों का खाता वहां पर खुलवा करके सीधे बैंक में आकर के उसको अपडेट करा देगा। लोगों का जो पैसा वहां पे जमा हुआ वो सीधे आकर के वो खुद बैंक में जमा कर देगा। तो इस तरीके से बैंकिंग प्रणाली में लोगों के खाते खुलने लगेंगे और लोगों के पास वित्तीय समावेशन बढ़ता चला जाएगा। तो बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंस मॉडल इसीलिए। दूसरा स्कीम है लीड बैंक योजना, ये 1969 में आई थी। अब ये लीड बैंक स्कीम क्या थी भाई? तो आरबीआई ने देखा कि जिले में बहुत सारे बैंक हैं, सभी बैंक आरबीआई से जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी बैंक आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं रखते। और किसी क्षेत्र में कोई सभी बैंक क्या कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में तो सब जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वो जा ही नहीं रहे। उनको ग्रामीण क्षेत्र से कोई लाभ ज्यादा दिखता नहीं है, तो वो उधर जाने का प्रयास नहीं करते। तो ऐसे क्या किया जाए? तो लीड बैंक स्कीम लेकर के आया गया कि एक जिले में किसी एक बैंक को उस बैंक का लीड बैंक बना दिया। लीड बैंक का मतलब कि भाई तुम मेन बैंक हो उस पूरे जिले के, बाकी सभी जो जिले के बैंक हैं वो तुम्हारे अंदर तुम्हारे नेतृत्व में काम करेंगे, और तुम्हें हम कुछ एक्स्ट्रा कार्य सौंपते हैं। क्या एक्स्ट्रा कार्य है? कि इस पूरे जिले में अधिक से अधिक लोगों के खाते खुल जाने चाहिए। अब हम सभी बैंक के ब्रांच से अलग अलग बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ तुमसे बात करेंगे। तुम अपना सारा बैंकों के ब्रांच के मैनेजर से बात करो और फिर उनको अलग अलग क्षेत्रों में कैसे खाता खुलवाने हैं ये तुम्हारी। तो इस तरीके से लीड बैंक स्कीम को लेकर के 1969 के बाद फिर भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। अगला आता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट या बीएसबीडी खाते। आज जैसे अगर आप लोग जानते होंगे, बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने जनधन खाता। जनधन खाता क्या है? ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसको खाता खोलने के लिए आपको पैसे नहीं लगते हैं, तो इसमें लेकिन बहुत सारी सुविधाएं फ्री में दी जाती है। लेकिन ये कंसेप्ट बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट कंसेप्ट बेसिकली पहले ही शुरू कर दिया गया था, और इसमें भी यही प्रोविजन था कि ऐसे कुछ बैंक खाते खोले जाए जहां पर कि व्यक्ति बैंक खाता खोलने के बाद उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाए, मतलब उसको फ्री बैंक अकाउंट वाली सिस्टम या सुविधाएं दी जाए ताकि वह अधिक से अधिक लोग बैंक खाता खोलने के लिए प्रेरित हो। तो इस मॉडल को 2005-6 एग्जैक्टली मुझे हालांकि डेट याद नहीं है, उसी के आसपास लगभग इसको शुरू किया गया था, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट। और उसके बाद से लोगों को कुछ बैंकिंग सुविधाएं फ्री में दी गई कि फ्री में बैंक खाते खोलिए, आपको बैंक खाते खोलते पैसे डालने की जरूरत नहीं है, बाद में जब भी पैसे हो आप खाते पैसा डाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि वो अधिक से अधिक बैंक खाता खोले ताकि बैंकिंग समावेशन को बढ़ावा मिले। अब आता है शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई, पीसीए। अब यहां पर देखिए कि बीसी जुड़ा हुआ है, अग्रणी बैंक योजना जुड़ा हुआ है, मूल बचत बैंक जमा खाता जुड़ा हुआ है, तीनों के तीनों वित्तीय समावेशन से जुड़े हैं। अब शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई क्या है भाई? इसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस भी कहा जाता है। ये बेसिकली 2016-17 के आसपास जब आरबीआई ने देखा कि बैंकों का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंकों का बैंकिंग घाटा है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो आरबीआई ने इसके समाधान के लिए ये एक मॉडल प्रस्तुत, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। और ये क्या था कि ऐसे बैंकों की निगरानी की जाएगी जिनके अधिक से अधिक लोन एनपीए हो रहे हैं। अगर उन्होंने सही लोगों को लोन नहीं दिया है तो उनकी बैंकिंग कार्रवाई रोकी भी जा सकती है। और इसीलिए ये क्या था? ये बैंकिंग रिफॉर्म से जुड़ा हुआ था, और बैंकिंग रिफॉर्म बेसिकली जो बैड लोन थे उनसे जुड़ा हुआ था। तो इसका वित्तीय समावेशन से प्रत्यक्ष कोई लेना देना, ठीक है? तो 1, 2, 3 इसका आंसर हुआ। अब ये सब चीजें आपको कितना पता थी, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। दरअसल प्रश्न यूपीएससी ऐसे ही पूछता है, लेकिन मैंने अगर बताया आपको तो जरूरी नहीं कि सारा जानकारी हो तभी आप आंसर कर दे। बेसिकली यूपीएससी क्या चाहता है आपसे कि जो आपके आसपास में पिछले 10, 12 साल, 15 सालों में अगर बैंकिंग रिफॉर्म जो हुए हैं उनके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप आंसर कर लेंगे। जैसे अगर आपको ये पता था कि शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई यह किससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे हाल में लेटेस्ट में यही है, और ये आपको पता है कि ये नहीं है, तो मतलब 4 नहीं है, तो ये आपके ऑप्शन गायब हो गए। अब आपके 1, 2 और 1, 2, 3 है, तो अब आप काफी नजदीक आ गए।
यूपीएससी हो सकता है ऐसा ऑप्शन है कि सिर्फ एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही आप सीधे आंसर प्राप्त कर ले। तो ये सब चीजें आपको जाननी है कि रिसेंट में पिछले 8-10 सालों में 12 सालों में बैंकिंग रिफॉर्म क्या क्या हुए हैं। ये जानकारी अगर आपको बढ़िया है तो आपको पिछले 50 साल के भले क्वेश्चन पूछ लिए जाए, टॉपिक में कोई 50 साल वाला पुराना पॉइंट जरूर होगा, लेकिन फिर भी आप सही आंसर करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब सीएजी के बारे में आप लोगों की तैयारी का स्तर क्या है, आइए जांच कर लेते हैं कि आप लोगों ने सीएजी के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो पहला है कि आजादी के बाद ही यह संस्था अस्तित्व, आजादी के बाद यह संस्था अस्तित्व में नहीं कहा, आजादी के बाद ही, यहां ही शब्द पर ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है कि इससे पहले यह संस्था नहीं थी। सेकेंड, सीएजी की शक्तियों और सेवा शर्तों का निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती। आप लोग खुद सोचते जाइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है, और आप अपने तैयारी का आकलन भी करते रहिए। अगला है कि सीएजी को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद किसी भी अन्य सरकारी कार्यालय में काम करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, फिर है कि भारत की आकस्मिकता निधि जो राष्ट्रपति के निपटान में रखी जाती है या राष्ट्रपति के पास रखी जाती है, सीएजी की लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हो। अब कह रहा है ऊपर दिए कदमों में से कौन सा सही है। भाई आप लोगों ने तो खूब पढ़ा होगा, सीएजी के बारे में तो पढ़ा ही होगा, सीएजी के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अब ऐसे में यह प्रश्न सपोज कर लीजिए कि यह सीधे यूपीएससी ने ही यह प्रश्न पूछा है, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर करने की स्थिति में हैं? अगर है तो आप इसका आंसर कीजिए। मैं हट गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के तुरंत इसका आंसर बताइए। ठीक है, अब आप लोगों ने सोच तो लिया ही होगा इसका आंसर क्या है। इससे आपकी तैयारी का आकलन भी करना है, क्योंकि आप लोगों ने सीएजी पढ़ा होगा कि किस आर्टिकल में संविधान के वो आर्टिकल 148 149 सीएजी से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या सीएजी को अगर यूपीएससी ऐसे प्रश्नों से आपकी तुलना कराता है, ऐसे प्रश्न पूछता है, तो आप उसका उत्तर करने की स्थिति में है? ये देखते हैं। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि संविधान का आर्टिकल 149 जो है वह किससे जुड़ा हुआ है? वह सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों और उनकी शर्तों से, सेवा शर्तों से, और उनकी शक्तियों और कर्तव्य और सेवा शर्तों को और अधिक स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करने के लिए संसद ने एक एक्ट पारित किया 1971 में। बेसिकली 1971 में संसद ने सीएजी के कर्तव्य, शक्तियां और शर्तें अधिनियम नामक एक एक्ट बना करके सीएजी के कार्यों को एक्सप्लेन कर दिया। तो सीएजी को कार्य करने के लिए शक्तियां कहां से मिलती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से भी मिलती है, आर्टिकल नंबर 149 से, और दूसरा कि सीएजी के कर्तव्य, शक्तियां और शर्तें अधिनियम 1971 से भी मिलती हैं। लेकिन अब इसका यहां पर कोई राष्ट्रपति से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि यह सेवा शब्द का निर्धारण करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। यह क्या है? गलत है। क्या आपको यह पता था? नहीं पता था तो आपको इस माइक्रो लेवल पे ध्यान देने की जरूरत है। अगला है कि उनकी जो सेवा शर्तें हैं उनकी परिभाषा तो कर ही दी गई है कि उनके काम क्या क्या है। तो उनके एक काम में से बहुत सारे काम है, जैसे संघ और राज्य सरकारों के खजानों का सभी प्राप्तियों और सभी व्यय का आकलन करना, ठीक है, और उनका लेखा परीक्षण करना, ये तो काम है ही। दूसरा काम है कि जो आकस्मिक निधि है उसका भी लेखा परीक्षा करना। तो आकस्मिक निधि जो कि राष्ट्रपति की अनुमति पर होती है, कहा है आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के, तो सीएजी के लेखा परीक्षा के अधीन नहीं होती है। यह भी क्या है? गलत है, क्योंकि इसका भी लेखा परीक्षा करने की अनुमति किसके पास है? सीएजी के पास है। आपको पता कितना है, ध्यान देना है, ये भी गलत है। तो ये और ये दोनों गलत है। आजादी के बाद ही यह संस्था अस्तित्व में है, इससे पहले नहीं थी। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि यह संस्था पहली बार सीएजी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहा हूं, मतलब इंग्लैंड की महारानी के शासन के साथ ही शुरुआत हो गई, और 1860 में पहली बार सीएजी का कंसेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। बाद में फिर 1919 और 1935 के अधिनियम से इनके कार्यभार को बढ़ाया गया, और जब भारत आजाद हुआ तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में इनके प्रावधानों को ऐड करके इन्हें और संवैधानिक संस्था बना दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब है
कि जो सीएजी का पोस्ट है वो आजादी के बाद ही संस्था अस्तित्व में नहीं आई, बल्कि इसके पहले ही अस्तित्व में वो, ये क्लियर है। और अगली बात कि सीएजी के साथ एक बात ये भी जुड़ी हुई है कि भारत की संचित निधि में लगाया गया इनका जो वेतन होता है, ध्यान ये रखना है कुछ बातें, कि इनके वेतन के संदर्भ में संसद में वोटिंग नहीं हो सकती है। और एक और बात कि इनको एक बार सीएजी बनने के बाद अगर ये किसी दूसरे पोस्ट पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो सरकारी पद पर रहने की अनुमति, इनको किसी अन्य सरकारी पद पे जाने की अनुमति नहीं है। ये एक बार अगर आप सीएजी बन गए तो यह आपकी फाइनल सरकारी नौकरी है, इसके बाद अब आप सरकारी नौकरी या कोई सरकारी पद नहीं ले सकते। ठीक है, तो सीएजी के बारे में इतनी जानकारी, इस हद तक जानकारी अगर आपको है कि सीएजी के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, चाहे वो लक्ष्मीकांत से पढ़ा हो, चाहे एनसीईआरटी या चाहे किसी भी किताब से पढ़ा हो, पढ़ा तो अवश्य होगा, लेकिन इस हद तक पढ़ना है कि आपके प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सीएजी के अन्य सरकारी कार्यालय में काम करने की अनुमति नहीं सही है, तो इसका मतलब केवल 3 सही। ठीक है, आइए अब आपका अगला देखते हैं, अगला जजमेंट आपकी तैयारी का करंट अफेयर के संदर्भ में। यह प्रश्न बेसिकली देख लेते हैं कि हाल ही में एक चीनी रॉकेट का मलबा वापस मलेशिया के ऊपर पृथ्वी पर गिरा। इस संबंध में 1972 के स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, चूंकि अंतरिक्ष में बहुत अधिक शोध हो रहे हैं, लगातार यहाँ पर रिसर्च हो रहे हैं, तो ऐसे में अंतरिक्ष से जुड़ी अगर कोई भी बड़ी न्यूज होती है तो उससे प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। और यहाँ पर प्रश्न क्या है कि चीनी रॉकेट का मलबा टूट करके और धरती पर गिरा। किसके धरती पर गिरा? मलेशिया में गिरा। तो इसके संदर्भ में एक एक्ट है, एक्ट का नाम क्या है? स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन 1972। ये एक्ट नहीं है, कन्वेंशन है 1972 का। अब इसमें इससे जुड़े हुए क्या प्रावधान है उससे बना है। पहला स्टेटमेंट है कि प्रक्षेपण करने वाले राज्य पृथ्वी की सतह पर अपनी अंतरिक्ष वस्तुओं के कारण होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर आपने प्रक्षेपण किया है और पृथ्वी की सतह पर अंतरिक्ष में जो आपने प्रक्षेपण किया है उसके कारण अगर कोई क्षति होती है तो उसके लिए आप क्या है? लायबिलिटी है, आप रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। अगर आपका कोई मलबा धरती पर गिरता है और उससे किसी देश को कोई क्षति होती है तो उसके लिए आपको जिम्मेदार माना जाए। ऐसा पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि कन्वेंशन लॉन्चिंग स्टेट को अंतरिक्ष कबाड़ के वापस पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए जिम्मेदार ठहराती है। मतलब कि आपने अगर कुछ लॉन्च किया है, आपने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है और बाद में वो कबाड़ बन गया, मतलब वो सैटेलाइट डेड हो गया और फिर वापस वह पृथ्वी पर गिर जाता है और वो यह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो इसके लिए जिस देश ने उस सैटेलाइट को लॉन्च किया था उस देश को जिम्मेदार। अब इसके बारे में आपकी जानकारी क्या थी? आप किस हद तक इसको लेकर के तैयार थे ऐसे प्रश्नों के लिए? इससे आप इस बात का भी अंदाजा लगाइए कि आप यूपीएससी के करंट अफेयर के लिए अपने आप में कितने तैयार हैं। ठीक है, देखिए ये जो कन्वेंशन है बेसिकली 1972 का स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन, ये कहता है कि कोई भी देश जिसने कि सैटेलाइट से अगर आपने कोई प्रक्षेपण किया है और प्रक्षेपण करते समय वह प्रक्षेपण यान या कोई भी जो आपने चीजें अंतरिक्ष में भेजी है वह अगर गिर जाता है और किसी देश को नुकसान होता है तो उसका नुकसान की भरपाई भी आप ही को करना होगा। और भारत में यह मुद्दा उस समय चर्चा में आ गया था जब भारत में यह विचार आगे बढ़ने लगा था कि निजी कंपनियों को भी भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रोत्साहित करे। तो उस समय यह चर्चा में आ गया था कि ऐसे में अगर निजी कंपनियां कोई सैटेलाइट लॉन्च करती हैं और उनके सैटेलाइट लॉन्चिंग से उनका सैटेलाइट असफल होकर किसी दुनिया के दूसरे देश पर या कहीं अन्य गिरता है, क्षेत्र पर गिरता है, तो उससे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? तो यह कन्वेंशन प्रावधान देता है कि चाहे वह निजी सैटेलाइट हो या सरकारी सैटेलाइट हो, जिस देश से छोड़ा गया है उस देश की लायबिलिटी बनेगी। तो ऐसे में निजी क्षेत्र के साथ सरकार सोच करके धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और बाद में फिर चीनी वाला घटना हो ही गया।
लेकिन इसी में एक और प्रावधान है कि अगर कोई अंतरिक्ष में कबाड़ है, कचरा है, कचरा का सेंस है कि अगर आपने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया और उसका कार्यकाल आपने रखा 5 साल, अब 5 साल के बाद वह सैटेलाइट नष्ट हो गया और नष्ट होने के बाद वो अगर गिरता है और फिर किसी को नुकसान होता है, तो ऐसे में जिस देश ने उस सैटेलाइट को लॉन्च किया था वह देश अब किसी लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि अंतरिक्ष से जो कबाड़ बनकर के गिरता है कोई सैटेलाइट, तो उस सैटेलाइट के लिए उस सैटेलाइट को प्रारंभ में भेजने वाला देश जिम्मेदार नहीं माना। ठीक है, तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि कन्वेंशन लॉन्चिंग स्टेट अगर कबाड़ वापस पृथ्वी पर गिरता है तो जिम्मेदार ठहराती है, यह गलत है, ऐसा नहीं है। कबाड़ अगर पृथ्वी पर गिरेगा तो उसके लिए लॉन्चिंग स्टेट जिम्मेदार नहीं है, लेकिन लॉन्च करते समय या अगर आपका सैटेलाइट जिंदा है और तब अगर पृथ्वी पर गिरता है तो फिर आप उसके लिए क्षति के उत्तरदायी होंगे। तो मतलब कि इसका स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यार ये आपका, अब सभी लोगों को ये जज करने में बड़ा मजा आ रहा होगा बेसिकली। देखिए टाइम अभी भी है, टाइम लैकिंग नहीं है। आप लोग अगर नियमित दर्शक हैं तो आप लोगों ने अच्छा खासा रिवाइज किया है, आपने खुद से भी पढ़ा है, थोड़ा खुद पे भरोसा करिए। और कुछ कोर सेक्शंस जहां से कि क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे आमतौर पे उन्हें लगता है कि हम पढ़ के गए हैं और वहीं से बने हुए प्रश्न मिस हो जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को मिस नहीं करना है। तो इसके लिए आपको जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको डेप्थ में तैयार करना है, क्योंकि वहां से अगर प्रश्न आए तो वो निश्चित रूप से सही होने चाहिए। बाकी के तो प्रश्न सबके साथ जो होगा वो आपके साथ होगा, लेकिन जो आपने पढ़ा है और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा है, क्योंकि पॉलिटी सबको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने पॉलिटी खूब बढ़िया से पढ़ लिया, और जब पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं तो पता चलता है कि 4 गलत हो गए, 5 गलत हो गए, और घर पे आते हैं तो फिर माथा ठोक लेते हैं कि अरे जानते हुए गलत हो गए। तो वो गलतियां नहीं करनी है, और उसी गलतियों से बचाने के लिए हमारा ये प्रयास है कि हम आपको ऐसा रिवाइज करा दे, उन ऐसे सेक्शनों से रिवाइज करा दे जहां से कि लोग गलती करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की कमाई के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह केवल बैंकों को उधार देकर कमाता है। तो आरबीआई कहां कहां से कमाता है? इसकी सारी कमाई भारत के संचित निधि कोष में जाती है। थर्ड, आरबीआई को अपनी आय, लाभ और लाभ पर कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं। तो 3 स्टेटमेंट है कि पहला कि आरबीआई केवल बैंकों को कर्ज या उधार देकर के कमाता है। सेकंड, कि उसकी सभी कमाई, आरबीआई जितना भी पैसा कमाता है वो कहां चला जाता है? भारत की संचित निधि में। और थर्ड कहता है कि आरबीआई जो भी कमाता है उस पर उसको सरकार को टैक्स देने की जरूरत। ये 3 स्टेटमेंट है। अब आप लोग कितना जानते हैं आरबीआई के बारे में, कितना पढ़ा है भाई? पूछे तो जाएंगे ऐसे प्रश्न, तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपने अपनी तैयारी को किस हद तक परिपक्व किया है। आइए देखते हैं, प्रश्न समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने खुद से आंसर भी ढूंढ लिया होगा। आइए अब इसको आगे देख लेते हैं कि आप कितने तैयार थे। बेसिकली देखिए, केंद्रीय बैंक की जो आय होती है, केंद्रीय बैंक एसेंस की, आरबीआई की, वो बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस से होती है। उसमें एक है कि जो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति उसके पास, कोई विदेशी आया और आरबीआई के पास कोई विदेशी मुद्रा जमा किया, तो उसके बदले में आरबीआई उसको देशी मुद्रा देता है, क्योंकि उसको भारत में इन्वेस्ट करना है तो उसे भारतीय रुपया चाहिए। तो ऐसे में आरबीआई उस पर टैक्स काट के देता है, तो उस टैक्स से आरबीआई को आय हुई। सेकेंड, कि आरबीआई बहुत सारे बॉन्ड, ट्रेजरी बिल या फिर प्रतिभूतियां जारी करता है। तो बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और प्रतिभूति जारी करता है, इस पर भी आरबीआई अपना एक लाभ काट लेता है, टैक्स काट लेता है। टैक्स नहीं कहेंगे, लाभ काट लेता है। साथ ही अन्य केंद्रीय बैंकों के पास, अन्य केंद्रीय बैंक, जो भी बैंक है, अन्य केंद्रीय बैंकों के जमा के रूप में हो सकती है। मतलब अगर प्रतिभूतियां या अन्य है जो भी अगर आरबीआई के पास जमा करेंगे आप, तो उस पर भी आरबीआई आपको कुछ क्या कर लेगा, कुछ शुल्क लेगा। तो इस तरीके से कमाता है। फिर अगर वही है कि स्थानीय डॉलर या फिर स्थानीय मुद्रा में आपने कोई प्रतिभूति जारी की, कोई किसी कंपनी ने कोई बॉन्ड जारी किया, कोई अगर प्राइवेट बैंक है अगर उसने कोई बॉन्ड इशू की, तो इस पर भी आरबीआई थोड़ा बड़ा शुल्क ले लेता है। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके से आरबीआई पैसा अर्जित करता है, और साथ ही वह बैंकों को लोन भी देता है, इससे भी पैसा कमाता है। बैंकों का अधिशेष पैसा अपने पास रखता है,
इससे भी वह बैंकों से पैसा कमाता है। साथ ही वह ई-कुबेर प्लेटफॉर्म से बड़े बड़े बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच करके भी लाभ कमाता है। तो बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस से आरबीआई लाभ कमाता है। आरबीआई किसी एक सोर्स से लाभ नहीं कमाता है, तो आरबीआई को लाभ कमाने के बहुत सारे सोर्स है, तो आपको पता। सेकंड है कि आरबीआई के भंडार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले कि आरबीआई के पास क्या होता है कि उसकी जो आकस्मिक निधि होती है, बहुत सारा पैसा होता है उसमें। उसके पास खुद बहुत बड़ा मुद्रा का भंडार होता है, उसके पास स्वर्ण भंडार होता है, और क्या होता है, विदेशी परिसंपत्ति होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, बहुत सारी चीजें उसके पास भंडार के ऊपर। ठीक है कि लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो आरबीआई एक्ट 1934 है, यह प्रोविजन करता है कि आरबीआई कोई भी लाभ अगर कमा रही है, आरबीआई बहुत सारे कार्य कर रही है, बहुत सारे तरीके से लाभ कमा रही है, तो भी आरबीआई को किसी भी कर का भुगतान करने से छूट प्रदान करता है। मतलब आरबीआई को टैक्स नहीं देना होता है। और किस अधिनियम के तहत? आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 कहता है कि आरबीआई को कोई टैक्स देने की जरूरत गवर्नमेंट को नहीं है। इसीलिए आरबीआई जितने भी मल्टीपल सोर्स से कमाता है, वो सारा का सारा उसका बचत बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे लाभ तरीके होते हैं आरबीआई को, और आरबीआई उन सभी लाभ का उपयोग करता है। उसमें गवर्नमेंट का कुछ शेयर होता है, लेकिन सारा पैसा गवर्नमेंट के बॉन्ड में या गवर्नमेंट का जो कोष होता है उसमें, सरकारी संचित कोष में जमा नहीं होता। ठीक है, तो यह गलत हो गया, केवल बैंकों से उधार गलत हो गया, और उस पर टैक्स नहीं लगता है, सही हो गया। तो तीसरा केवल सही है, इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब आप लोग खुद ही सोचिएगा, क्या आपका ये आंसर तैयार था? क्या आपकी तैयारी स्तर पर थी? नहीं थी तो आप लगातार इस सीरीज से जुड़े रहिए। हम आपको उन सभी टॉपिक से तैयार कर देंगे जो कि एग्जाम हॉल में थोड़ी थोड़ी गलतियों, थोड़ी थोड़ी जानकारियों से मिस हो जाती। हम वैसे ही टॉपिक को आपको तैयार करा रहे हैं कि आप बेसिक जानकारी तो आपके पास है ही, जो आप थोड़ा मिस करते हैं वो हम आपको यहाँ से सप्लीमेंट कर देंगे, तो आप यूपीएससी के प्रीलिम्स को पास कर। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीरीज में एक पीवाईक्यू भी पूछा जाता है। एक पीवाईक्यू इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि यूपीएससी के प्रश्न होते कैसे हैं और आपको सही कैसे करना। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन किन पद्धतियों को परितंत्र अनुकूलित कृषि माना जाता है। अब स्टेटमेंट है कि इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर किसे माना जाता है। भाई स्टेटमेंट है पहला कि फसल विविधि रूपण मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, सेकंड लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन को, तीसरा है टेंसियोमीटर का प्रयोग, टेंसियोमीटर यूज, और चौथा है वर्टिकल फार्मिंग। अब ये चार कृषि से जुड़ी हुई पद्धतियां दी गई हैं, और इन चारों कृषि के पद्धतियों में यूपीएससी ने पूछा है 2020 में, इनमें से चारों में से कौन सी पद्धति कृषि इको फ्रेंडली है, पर्यावरण अनुकूल है, और कह रहा है नीचे कूड़ का प्रयोग कर सही उत्तर। अब भाई देखिए, यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे तो एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में उतनी ही जानकारी होती है जो कि बुकिश स्तर पर नहीं होती। मतलब किताबों में जो जानकारियां होनी चाहिए वैसी जानकारी उन बच्चों के पास नहीं होती है, सिर्फ सतही जानकारी होती है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि फसल विविधि रूपण मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये तो सबको पता होगी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल दूसरे अनाज की होनी चाहिए। ठीक है, एक बार गेहूं बोया गया तो फिर उसी खेत में अगले सीजन में धान बो दिया, फिर उसके अगले सीजन में चना या दाल बो दिया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, फसल विविधि रूपण हो गया। तो इससे क्या हो जाता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी ज्यादातर नमकीन नहीं हो पाती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, और साथ ही प्रदूषण के स्तर में भी कमी रहती है। तो फसल विविधि रूपण पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। सेकंड है लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन। आप सभी जानते हैं कि जो लेग्यूम जो होता है, लेग्यूम का मतलब होता है दानेदार, ऐसी फसलें जिनकी जो जड़ें होती है वो दानेदार होती है। बेसिकली जो दाल की खेती होती है दलहन वाली, तो उनको लेग्यूम फसल कहा जाता है। तो कह रहा है कि लेग्यूम आइडेंटिफिकेशन मतलब लेग्यूम फसलों की अधिक खेती करना।
तो दाल वाल की जब अधिक खेती की जाती है तो ये क्या काम करते हैं, ये फसल लेग्यूम वाले, ये बाहर से पर्यावरण से नाइट्रोजन लेकर के और उसका नाइट्रेटीकरण करके और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति मेंटेन रहती है और कृषि करने के लिए उसकी उपयुक्तता बनी रहती है। तो ये भी इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया। ठीक है, सॉरी। तीसरा है टेंसियोमीटर का प्रयोग। अब देखिए, टेंसियोमीटर आपने नहीं पढ़ा होगा, टेंसियोमीटर किसी ने नहीं पढ़ा होगा, शायद ही किसी ने पढ़ा हो, लेकिन है क्या ये कोई मशीनरी है। भाई मशीनरी का जो प्रयोग होता है, अगर वो रिसेंट की कोई मशीनरी है तो मशीनरी क्या होगी, अधिक अपडेटेड होगी, तो पर्यावरण अनुकूल हो सकती है। देयर इज पॉसिबिलिटी इट कुड बी इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर का पार्ट हो सकता है। चौथा है वर्टिकल फार्मिंग। देखिए यहां पर जो बेसिकली डाउट था वर्टिकल फार्मिंग को लेकर के ही था। बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा कि वर्टिकल फार्मिंग इको फ्रेंडली है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे टीचर्स ने भी, इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने क्लेम किया कि वर्टिकल फार्मिंग में कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो इको फ्रेंडली नहीं होती है। लेकिन वर्टिकल फार्मिंग होता क्या है कि एक घर में एक के ऊपर एक करके 4 लेयर बना देना है, उसके ऊपर खेती करनी है। लेकिन वर्टिकल फार्मिंग को भी अगर देखा जाए, निष्पक्ष तरीके से देखा जाए, तो यह भी पर्यावरण के अनुकूल ही है। इससे क्या होता है कि खेतों पर दबाव कम हो जाता है, आपको जमीन ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जंगलों को काटने की जरूरत नहीं है। अगर आप वर्टिकल फार्मिंग करेंगे तो जंगलों की कटाई कम होगी, तो यह भी तो पर्यावरण अनुकूल हो गया। तो इसका मतलब कि चारों के चारों जो थे ये पर्यावरण अनुकूल थे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसको पर्यावरण के विपरीत भी माना है, लेकिन अगर निष्पक्ष तरीके से देखा जाए तो ये चारों के चारों पर्यावरण अनुकूल है। तो यूपीएससी के जो प्रश्न हो रहे हैं, अगर वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको उसके कंसेप्ट पता है, उसके पीछे के जानकारियों को आप जानते हैं, वो प्रश्नों को सही करना बहुत आसान है। लेकिन आपकी जानकारी इन सभी के बारे में होनी जरूरी, यूपीएससी ये डिमांड करता है। तो इसीलिए अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिकली प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन प्रावधान का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य दोनों में मिलता है। ये 4 प्रावधान दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इन चारों में से, मैं बता रहा हूं कि इन चारों में से कौन कौन से प्रोविजन डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों में शामिल किए गए हैं। पहला है पर्यावरण और वन संरक्षण। अब पर्यावरण और वन संरक्षण अगर आप लोग ध्यान से देखें तो संविधान में डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 48A है। डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 48A में पर्यावरण और वन संरक्षण है। साथ ही फंडामेंटल ड्यूटी का 51AG भी यही कहता है। 51AG यह भी कहता है पर्यावरण और वन संरक्षण के बारे में। तो इसका मतलब है कि पर्यावरण और वन संरक्षण नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य दोनों में शामिल है। ठीक है, अब आप अपने तैयारी का जजमेंट देखिए कि आप कितने तैयार थे। अगला है वैज्ञानिक सोच का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट। ठीक है, तो वैज्ञानिक सोच का विकास क्या आपको डीपीएसपी में कहीं मिलेगा? नहीं, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटी में आर्टिकल नंबर 51AH इसमें मिलेगा। तो यह सिर्फ फंडामेंटल इसमें है, फंडामेंटल ड्यूटी में है। ठीक है, फंडामेंटल डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। चौथा है सामान्य भाईचारे की भावना, मतलब जो फ्रेटर्निटी है, जो ब्रदरहुड है, जो भाईचारा की भावना है, इसका डेवलपमेंट। तो जो भाईचारे की सामान्य भावना का डेवलपमेंट है, क्या ये आपको संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में मिलेगा? आप लोगों को सोचना भी है, रुकना भी है थोड़ा। ठीक है, और अगर आपको पता है कहां मिलेगा, तो आप अगर इसका आर्टिकल देखें तो इसका आर्टिकल है 51AE, इसमें मिलेगा। मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटी में तो है, लेकिन डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्या है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अब उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, इसका कहीं भी उल्लेख मौलिक कर्तव्य में है, फंडामेंटल ड्यूटी में है? आप लोग सोचिए कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। नहीं है। कहां है भाई इसका?
तो इसका उल्लेख है आर्टिकल नंबर 43A में। 43A का मतलब कि नीति निषेध सिद्धांत में। तो इससे पता चलता है कि इनमें से सिर्फ एक पर्यावरण और वन संरक्षण ही ऐसा है जिसका उल्लेख नीति निषेध सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य दोनों में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूपीएससी तो आर्टिकल्स पूछता ही नहीं है। अरे भाई, यूपीएससी आर्टिकल्स आपको लगता है कि नहीं पूछता है? यूपीएससी इनडायरेक्टली आर्टिकल ही पूछ रहा होता है। वो बस अपने आप को दिखा रहा होता है कि हम भाई वो स्टेट पीसीएस या फिर और एग्जाम की तरफ सीधे सीधे नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो वही, लेकिन बस हाथ घुमा करके उल्टे तरीके से पूछेंगे। तो इसलिए आपको आर्टिकल्स भी आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ये सब सारी चीजें देखी। हमारे इस सीरीज में लगातार जुड़े रहे। मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि आपकी तैयारी को 4 चांद लगा दूंगा, और आप अगर लगातार मेहनत करते रहे हमारे प्लान के अकॉर्डिंग तो आप निश्चित रूप से यूपीएससी के प्रीलिम्स को पास करेंगे। और बहुत मेहनत करते रहिए, हमसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।